हेलो फ्रेंड्स, सिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम नारीवाद का टॉपिक अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नारीवाद की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विचारधारा का किस प्रकार विकास हुआ और हम इसके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के एंड में हम इसकी समालोचना डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम पर नारीवाद कहाँ तक सफल रहा है या इसकी आज के टाइम पर क्या स्थिति है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं। तो नारीवाद डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पोर्शन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्त्रियां रही हैं वो सदा से ही एक उत्पीड़ित वर्ग रही हैं। सदा से ही स्त्रियों का उत्पीड़न होता रहा है, उनके साथ भेदभाव, उनका शोषण होना, ये जो प्रक्रिया है वो सदा से ही चलती रही है। जो महिलाओं का शोषण लगातार होता चला आ रहा था, तो इसी बीच 18वीं शताब्दी में इसके विरोध में कई छोटे छोटे महिला संगठन बने, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, महिलाओं की समानता के लिए आवाज़ उठाई। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता ही गया। ये जो संगठन था वो बड़ा होते गया और विश्व में महिलाओं के अधिकारों की मांग शुरू हो गई। फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे समानता का विचार सामने आया। कई महिला दार्शनिक सामने आए जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी और महिलाओं के अधिकारों की बात की, समानता की बात की, जिससे विचार पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ और बाद में नारीवाद के रूप में सामने आया। तो हिस्टोरिकल पोर्शन को जानने के बाद अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, नारीवाद। नारीवाद क्या है? तो हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उनका विरोध करना, उनके लिए समानता के अधिकारों की मांग करना, स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करना ही नारीवाद है। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो नारीवाद या नारी मुक्तिवाद की मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। नारीवाद का मानना है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर समाज में भेदभाव होता है। ये कहता है कि जो समाज है उसमें पितृतंत्र ही चला आ रहा है, जिसके कारण समाज में पुरुषों का प्रभुत्व पाया जाता है। पितृतंत्र का अर्थ है जब समाज में या परिवार में कोई वरिष्ठ पुरुष उसका प्रधान होता है परिवार का या समाज का, तो उसको हम पितृतंत्र कहते हैं। तो नारीवाद यही कह रहा है कि पितृतंत्र के कारण स्त्रियों का जो शोषण है वो बढ़ा है। इसीलिए नारीवादी कहते हैं कि स्त्रियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सभी स्त्रियों को एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आखिर नारीवाद की मांग क्या है। इस आंदोलन के मुख्य मुख्य मुद्दे ये रहे हैं: स्त्रियों के अधिकारों को मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की जाए और स्त्री को परंपरागत प्राधीनता से मुक्ति प्रदान करने के लिए स्त्रीत्व की नई परिभाषा दी जाए। कहने का मतलब यह है कि स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग अधिकार नहीं होने चाहिए, सबके लिए मानव अधिकार होना चाहिए, क्योंकि आखिर दोनों ही मानव ही तो हैं। इसलिए उनको बराबर ह्यूमन राइट्स प्राप्त होना चाहिए महिलाओं को, और स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार करनी चाहिए। और स्त्रीत्व के कारण जो उनके साथ भेदभाव होता है उसकी जो परिभाषा है इसको बदलना चाहिए। नारीवादी यहाँ पर यह भी मांग कर रहे हैं कि स्त्रीत्व की नई परिभाषा दी जाए। इनका कहने का मतलब यह है कि जो स्त्रीत्व की परिभाषा प्रचलित है, जैसा कि स्त्रियों को प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमज़ोर बनाया गया है, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों के पराधीन रहना पड़ता है, तो इसकी एक नई परिभाषा दी जाए, इसकी मांग भी नारीवादी कर रहे हैं। पैराग्राफ देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहे हैं। तो नारीवाद के समर्थक यह तर्क देते हैं कि सभ्य समाज में स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों के बारे में, मतलब स्त्रियों और पुरुषों के जो गुण हैं उनके बारे में बहुत सारी पूर्व धारणाएं प्रचलित हैं। पूर्व धारणाएं का मतलब गलत धारणाएं, और स्त्रियों तथा पुरुषों में इन्हीं गुणों को प्रोत्साहन दिया जाता है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि पुरुष दबंग होगा, स्त्री दबकर रहेगी। जहाँ पुरुष क्रुद्ध होगा, मतलब जहाँ पुरुष गुस्से में होगा, वहाँ स्त्री शांत रहेगी। ऐसी मान्यताएं हैं। सच का पता लगाने के लिए पुरुष तर्क वितर्क करेगा, स्त्री मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करेगी। पुरुष अपने मन की भावनाओं को छिपाएगा, स्त्री अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर देगी। तो अब देखिए, पुरुष और स्त्री की ऐसी भिन्न भिन्न छवि उनके जीव वैज्ञानिक अंतर पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की देन है। कहने का मतलब यह है कि जो बायोलॉजिकल फैक्ट है उसके कारण ऐसी मान्यताएं नहीं है, ये हमारी संस्कृति ने ऐसी मान्यताएं बना दी हैं, जिसके कारण समाज में ऐसी मान्यताएं फैल गई हैं और उसी आधार पर फिर भेदभाव शुरू होता है।
बायोलॉजिकल या जीव वैज्ञानिक का अंतर है कि प्राकृतिक रूप से ऐसी मान्यताएं नहीं थी। समाज में लोगों ने या समाज ने ऐसी मान्यताएं बना दी जिनके कारण भेदभाव होता है, जिसके कारण पुरुषों को कुछ गुण प्रदान कर दिए गए हैं, जैसे कि वो दबंग होंगे, और स्त्रियां दबकर रहेंगी, स्त्रियों को ये गुण प्रदान कर दिया गया है। तो ये सामाजिक व्यवस्था के कारण ये गुण प्रदान किए गए हैं। देखिए, नारीवाद के अनुसार आज के युग में वैज्ञानिक चिंतन, शिक्षा तथा व्यवसाय से जुड़े अवसरों के विस्तार के साथ यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्री पुरुष की मानसिक क्षमताओं, निर्णय बुद्धि और उत्तरदायित्व से जुड़ी योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि जब महिलाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही हैं। तो इससे आज के टाइम पर सिद्ध होता है कि जो पुरुष और स्त्री हैं उनकी योग्यताओं में कोई अंतर नहीं है, बस बराबर शर्त यह है कि दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। जहाँ जहाँ स्त्रियों को महत्वपूर्ण कार्य संभालने का अवसर मिला है, वहाँ अपने स्त्रीत्व के कारण उन्हें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा है। जिसमें हम कई महिलाओं के नाम ले सकते हैं, जिसमें मैरी कॉम, सानिया मिर्ज़ा इत्यादि नाम लिए जा। अधिकांश स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वे अपना अधिकांश समय गृह कार्य और बच्चों के लालन पालन में बिताती हैं और उन्हें उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि आखिर स्त्रियाँ पीछे क्यों रह जाती हैं। तो अपने परिवार को संभालने के कारण अवसर का लाभ नहीं उठा पाती और पुरुषों से थोड़ा पीछे हो जाती हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें सामाजिक या प्राकृतिक रूप से कमज़ोर बनाया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें सामाजिक रूप से कमज़ोर बनाया गया है। समाज ने ऐसी मान्यताओं का प्रचार किया है जिसमें स्त्रियों को कमज़ोर दिखाया गया है, परंतु प्राकृतिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नारीवाद के प्रकारों की। तो मुख्य रूप से नारीवाद के 3 प्रकार हैं: उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद जिसे मार्क्सवादी नारीवाद भी कहते हैं, और तीसरा है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद जिसे रेडिकल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, नारीवाद के मुख्य प्रकारों और इसकी समालोचना को अच्छे से डिस्कस करने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें, जिससे आपका नारीवाद का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा।